बात करेंगे आज अपने किसानों की। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। फसलों को बोते हैं, खाद बनाते हैं, फसलों को बोते हैं, बीज बीज डालते हैं, सो करते हैं सीड। फिर उसमें से जो है सामान निकलता है, फूड ग्रेन निकलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है। उसको अलग करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह से बचाते हैं, जानवरों से बचाते हैं, और अच्छे से जो है सेग्रीगेट कर कर उसको आगे सेल करते हैं। इतनी मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जहां पर अधिकतर तो मॉनसून के ऊपर निर्भर होता है कि इनकी इनकम होगी या नहीं होगी। अब क्या जो इतने खून पसीने से पैसा कमाया है इस पर टैक्स लगा दें क्या? कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, कुछ 1,000 रुपए, तो क्या टैक्स लगा दें क्या? या कई बहुत ज़्यादा भी कमा लेते हैं, बट कम से कम हमारे देश को खाना तो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उन लोगों पर हम टैक्स लगा दें क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं लगा सकते ना। इसीलिए जो है आपका सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 बोलता है, क्लॉज 1 बोलता है आपका कि एग्रीकल्चरल इनकम पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। जी हाँ, हम यही करने वाले हैं। आपका आज का चैप्टर एग्रीकल्चरल इनकम, और आज करेंगे, आज ही कंप्लीट भी कर लेंगे जी। हाँ जी, ये देखिए एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 1 बोलता है, या सब सेक्शन 1 बोलता है, जो बोलना चाहो बोल लो। एग्रीकल्चरल इनकम बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है। पर सवाल यह है कि एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है? तो होती क्या है उसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में गिवन है। 2 का क्लॉज 1A, क्योंकि ए से नाम स्टार्ट होता है, वो जल्दी ही आ गया। 2(1)(a) एग्रीकल्चरल इनकम होती है जो आप इनकम कमाते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। गेहूं, चावल, शुगर केन और फलाने फलाना चीजें आप उगाते हैं, सबका सब क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सिर्फ यही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। अगर आपके पास जो है ज़मीन है एग्रीकल्चर की, और आप खुद वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते बट किसी और को देना चाहते हैं, हमारे किसान भाई को देना चाहते हैं कि भाई मेरे बदले तुम कर लो, तुम खेती बाड़ी कर लो, बदले में मुझे या तो कुछ खाना वाना दे देना, गेहूं उगा रहे हो तो गेहूं दे देना मुझे 1 टन, या मुझे कोई रेंट दे देना, जो भी आपके दिल में आए दे देना। मैं नहीं उगा सकता, मेरे पास लैंड तो है, बट तुम तो उगा सकते हो। तो अगर आप रेंट पर देते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को किराए पर देते हैं, उससे जो पैसा आता है वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होता है। बात समझ में आ गई आपको? सिर्फ यही तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है, एक और एग्रीकल्चरल इनकम होती है, वो होती है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। फार्म बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड और नियर एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब ये देख रहे हैं आप, यहां पर लैंड बना हुआ है, तो इस लैंड के आसपास जो है, हो सकता है लैंड के ऊपर ही कुछ ना कुछ रहने की जगह बनाई हो। मुझे तो खोसला का घोसला मूवी याद आ गई, जहां पर वो लैंड देखने जाते हैं, खुराना को लैंड दिखाने जाते हैं, तो उस लैंड के पास ही एक अम्मा बैठी होती है अंदर, खोसला का घोसला मूवी में। वैसे ही जो लैंड होते हैं आसपास कुछ छोटा मोटा जगह बनी होती है रहने के लिए। तो अगर ऐसी कोई जगह बनी है, या फिर मान लेते हैं कि सामान रखने की जगह बनी है, और उससे भी अगर आपका रेंटल आ रहा है, इनकम आ रही है, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर आप ये लैंड की बात करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे जो फार्म बिल्डिंग की बात करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड या उसके आसपास के लैंड पर नियर विकिनिटी में कोई अगर बिल्डिंग बनी है, फार्म बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, तो वो रहने के लिए यूज होनी चाहिए या स्टोरेज के लिए यूज होनी चाहिए बाय कल्टीवेटर और बाय रेंट रिसीवर, मतलब जिसका जिसका लैंड है। तो फार्म बिल्डिंग को वो यूज करें, स्टोरेज के लिए करें, पॉइंट ऐड कर लेना, स्टोरेज के लिए यूज करें या फिर ड्वेलिंग के लिए यूज करें। ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना, तो इन दोनों चीजों के लिए यूज करेंगे तो काम चल जाएगा। ये 3 आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। कोई शक है तो मुझे बताओ, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं। सर क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम या लैंड अगर मेरा फॉरेन कंट्री में होगा तो भी इनकम एग्जेम्प्ट होगी क्या? द आंसर इज नो, तब एग्जेम्प्ट नहीं होगी।
इंडिया में है लैंड, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तब वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। और या तो इसके लिए भी यूज़ होगा, रेंट पर दे दिया या फिर उसमें आसपास कोई फार्म बिल्डिंग बना दी है, उसे किराए पर चढ़ा दिया, उससे इनकम आ रही है, जिसे आप रहने के लिए या फिर फूड की स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। इन दो बातों को ऐड कर लेना। अगर रेंट आपको काइंड में मिलता है, काइंड समझते हैं आप, फार्मर कहता है भाई मेरी तो फसल बिक नहीं रही है, मुझसे आप एक काम करो, मैंने वीट उगाई है, राइस उगाई है, आपको दे देता हूँ 1 टन, आप रख लो, उसे मार्केट में चाहे बेचकर आप पैसे निकलवा लेना, बट मेरे पास तो भाई यही है मालिक। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेंट को काइंड में भी रिसीव किया जा सकता है और उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगी। बट अगर आप मान लेते हैं कि वीट आपका आया है, करीब करीब 10,000 रुपीज़ का वीट आपको मिला और आप उसे जो है 12,000 का आगे सेल करते हैं, जैसे कि आम पब्लिक को मिलता है, तो 10,000 रुपये जो फार्मर ने दिए उस टाइम जो उसकी वैल्यू थी, वो वाली जो वैल्यू थी, जो फार्मर की एक तरह से वैल्यू पड़ती है, फार्मर से जो खरीदता है वैल्यू पड़ती है, उस वैल्यू से ऊपर पर अगर बेचा तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो होगी ना, वो तो प्रॉफिट आपका जो है इनकम मानी जाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। 10,000 की बात हुई थी, नहीं मिला, कोई नहीं, वीट मिल गया, वीट फार्मर से भी 10,000 में ही बिकता है, तो उतना उसका इक्विवेलेंट वैल्यू आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम। और आप क्या करते हैं, आप 12,000 15,000 में आगे और सेल करते हैं, तो 5,000 एक्स्ट्रा कमा लिए जो आपने, वो प्रॉफिट आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। यदि आपको रेंट लेट रिसीव होता है और उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। बात समझ में आ गई आपको? अभी तक हमने इतना ही डिस्कशन किया है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जिसमें क्या क्या आती है वो मैंने आपको बताया। फॉरेन कंट्री में लैंड है तो नहीं आएगा, और अगर आपको काइंड में मिला है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। ज़्यादा में बेचोगे तो ज़्यादा वाला पोर्शन एग्जेम्प्ट नहीं होएगा, और अगर आप लेट रेंट रिसीव होने पर इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लासिक जजमेंट आई है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनोय कुमार सहसरॉय। ये कौन है केस कर रहे हैं? ये जिन पर केस किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जजमेंट सुनाते टाइम, किसका लिए केस हुआ था वो तो आपके कोर्स में नहीं है, बट जजमेंट सुनाते टाइम जो बात बताई है वो आपके कोर्स में है। समझने के लिए उन्होंने जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब बताया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 तरीके होते हैं, 2 एक्टिविटीज होती हैं जो की जाती है, 2 टाइप के ऑपरेशंस किए जाते हैं। एक होते हैं बेसिक ऑपरेशन और दूसरे होते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि टिलिंग ऑफ लैंड, लैंड करते हैं ना, खुदाई करते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं, सीड डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो होते हैं बेसिक ऑपरेशन। उसके बाद जैसे ही क्रॉप वहां से स्प्राउट कर कर लैंड से बाहर आ जाती है, उसके बाद की ऑपरेशंस को बोलते हैं सब्सीक्वेंट ऑपरेशन, जैसे हार्वेस्टिंग, जैसे कि हार्वेस्टिंग। एक्चुअली आज मैं दूसरे लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसमें जो मेरा जो टच पैड लगा हुआ है, राइटिंग पैड, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, इसके लिए जो है मैं कहीं पर लिख रहा हूं, वो कहीं पर जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाद में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेंगे। अभी आगे पढ़ते हैं। राइटिंग पैड का इस्तेमाल थोड़ा कम करूंगा, माउस पैड का ज़्यादा कर लूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बोथ द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट टू कंसीडर द सेम एज एग्रीकल्चरल इनकम इवन इफ आउटपुट इज नॉट फूड ग्रेन। जरूरी नहीं है कि आप खाने की चीज उगाएं, आप कॉटन भी उगा सकते हैं। कॉटन खाते नहीं है, बट फिर भी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है। सोचने वाली बात है। ये कहते हैं कि जो है बेसिक ऑपरेशन होने चाहिए, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होने चाहिए, दोनों ऑपरेशन होंगे तब उसको जो है उससे इनकम आने को हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे उसका आउटपुट फूड ग्रेन ना भी निकले। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने जो चीज बना ली है उसे आप ज्यों का त्यों नहीं बेच सकते। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ और भी काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, कई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसे आपको मार्केट करने के लिए, सेलेबल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस लगाना पड़ता है, तो भी वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। सोचिए जैसे कि आपकी राइस हो गई या कोई भी चीज़ हो गई जिसको आप थोड़ा सा फिल्टर करते हैं, उसके बाद ही आप बेच सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं बेच सकते, ज्यों का त्यों नहीं बेच सकते, कुछ ना कुछ प्रोसेस लगाना पड़ता है ताकि उसे आप मार्केट में बेच सकें। तो अगर ऐसी ज़रूरत है उसकी, कोई भी चीज़ की, कोई भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहे हैं, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, उस केस में अगर
जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसको बेचने के लिए कुछ करनी ज़रूरी है चीज़, डायरेक्टली बिकेगी नहीं तो फिर भी वो एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। बट अगर जो चीज़ आपने बनाई उसको आप ज्यों का त्यों बेच सकते हो, उसके बावजूद भी आप प्रोसेसिंग करते हो, तो प्रोसेस करने के बाद की चीज़ जो बेचोगे वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर शुगर केन आपने बनाया, जब शुगर केन बिक सकता है तो अगर उससे आप गुड़ बनाओगे और गुड़ बनाकर बेचोगे तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। शुगर केन इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैगरी जिसे गुड़ बोलते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होएगा। ये लॉजिक है। अगर शुगर केन नहीं बिकता मार्केट में उसका मार्केट ही नहीं होता, शुगर केन का कोई मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है और आपको कुछ उसमें प्रोसेस कर कर ही बेचना पड़ेगा, तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है। बट यदि उसकी फॉर्म ही चेंज हो रही है, शुगर केन से पूरी नई चीज बन रही है, तो डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर इनकम पूरी तो नहीं मानी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ, हल्का फुल्का ऑपरेशन कर रहे हैं, नेसेसिटी है तब तो ठीक है, डायरेक्टली बिक नहीं सकता ठीक है, जानबूझ के प्रोसेस कर रहे हैं या उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, जो सामान आपने बनाया उसको पूरा प्रोसेस कर कर कुछ और बनाकर बेच रहे हैं, तो फिर वो चीज़ जो है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगी। समझ गए ना आप? कुछ एग्जाम्पल जो हैं कौन कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम होती है, कौन सी डीम्ड एग्रीकल्चरल इनकम होती है, कौन सी नहीं होती है, उसके कुछ उदाहरण नीचे लिखे हैं। उदाहरण कहते हैं कि देखिए, आप जो नर्सरी होती है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे उगाते हैं, आसपास आपको घर के मिल जाएगी, ज़रा गूगल पे सर्च करना नर्सरी नियर मी, नर्सरी क्लास नहीं, नर्सरी जहाँ पे थोड़ा सा पौधे वौधे रखे होते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वो भी जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी भी जो इनकम आएगी उससे वो एग्रीकल्चर इनकम आती है। जो कॉटन है, जूट है, टिम्बर है, इनकी जो ट्रीज लगी हुई है, जो कॉफ़ी है, टी है, सब की सब एग्रीकल्चरल इनकम है। भले ही आप कॉटन और जूट को खाते ना हैं, टिम्बर को आप खाते नहीं हैं, बट फिर भी उससे आने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है। पेड़ लगते हैं इनके, मुझे तो याद है रबर का भी पेड़ लगता है शायद, पेड़ जो है रबर से, पेड़ से रबर निकलता है, वो भी करेंगे। पर जो फिश वगैरह है, अब फिश के एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? सोचिए। नहीं सर, फिश तो है जानवर, जानवर की हत्या है फिश तो, फिशरी। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गियाँ बनाते हैं, आगे बेचते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं और बनाते हैं, मारते हैं, आगे बेचते हैं। डेयरी फार्मिंग, ये हो गया गाय भैंस वगैरह से जो दूध वगैरह निकाल रहे हैं, जानवर को नहीं मार रहे पर उससे सामान निकाल रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी यही हो गया, जो चराते वराते हैं एनिमल्स को, हॉर्सेस मेंटेन कर रहे हैं और एनिमल्स को मेंटेन कर रहे हैं, शिप हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गई। तो ये जो एनिमल वाली जो चीज़ें आ गई ना भैया, ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है। क्लियर डिस्टिंक्शन। नर्सरी भले ही प्लांट बना रही हो, बट वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है। तो क्या जो पेड़ पौधे हैं, सारे पेड़ पौधे एग्रीकल्चर इनकम होती है? तो हम ऐसी कोई ट्री लगाते हैं जो कि साल भर में तो ट्री बन जाती है और उसे काट कर बेचते हैं। ये वाला सिस्टम बहुत लोगों ने अपना लिया है, जिसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री। फटाफट जो ट्री बन जाती है, फटाफट का मतलब साल भर तो लगता ही है, वैसे तो कितने साल लगते होंगे ट्री बनने में, छोटे से बड़े होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज जो होती है, फटाफट जो बन जाती है, उसको बेचकर आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, फार्मर यहां पर काम कर रहा है, अब इसको किसी ने पानी सप्लाई करने का काम स्टार्ट कर लिया, तो कह रहा है मैं पानी सप्लाई करने का जो काम कर रहा हूं वो एग्रीकल्चरल इनकम है। वो नहीं है, ये जो फार्मर कर रहा है ये एग्रीकल्चरल इनकम है। पर इसको जो पानी सप्लाई करने का काम कर रहा है, या रॉयल्टी इनकम आती है, कई बार माइंस को देते हैं, लाइमस्टोन माइंस, KGF मूवी आपने देखी होगी, गोल्ड माइंस, लाइमस्टोन माइंस, सीमेंट बनाने की माइंस, अलग अलग माइंस। वो माइंस जो है ना, खाने जो है, वो एग्रीकल्चर नहीं है सर, उससे इनकम आती है। फिल्म की शूटिंग करते हैं, शाहरुख खान है, फार्म लैंड पर शूटिंग चल रही है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है सिमरन। और क्या क्या बोलता है वो उसमें, ऐसे कुछ बोलता है ना, नॉट एग्रीकल्चर इनकम। चलो कोई नहीं, जो भी बोलते हैं वो उनका एक्टिविटी है, छोड़ो से, हम अपना काम करते हैं। ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है क्या नहीं है क्लियरली आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का केस भी करवा दिया। अब जो है आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं कॉम्पोजिट एक्टिविटी के बारे में, जो आपके PGP के चैप्टर में भी थी। ये क्या टॉपिक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से।
सम एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज बिजनेस इनकम। वी नीड टू बाइफरकेट बोथ द इनकम्स एज पर बिलो रूल्स। ये इनकम टैक्स के रूल्स हैं जो कहते हैं कि भैया ये वाली जो चीजें हम बना रहे हैं इसमें इतना बिजनेस इनकम है, इतना एग्रीकल्चरल इनकम है, दोनों को बाइफरकेट करके बता दिया। क्या बताया यहां पर देखिएगा आप, रूल नंबर 7A, 7B, 7B1A और 8। जो रबर होता है उसमें बोल दिया कि देखो भैया 65% एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर आप कॉफी उगा रहे हैं, उगा कर उसको क्योर भी करेंगे ना सर, 75% वहां पे एग्रीकल्चरल इनकम होगी। बट यदि आपने उस कॉफी को आगे पीस दिया, ग्राइंड कर दिया, ग्राउंडेड लिखा है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, GROUNDED, या ग्राइंड कर लेना, क्योर एंड ग्राउंडेड। पीस दिया आपने, कॉफी के बीन्स को पीस दिया, तो जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी से दूर लेकर जाओगे, उतना कम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और ज्यादा बिजनेस इनकम मानी जाएगी इन कैटेगरीज में। पहला रबर था 65% एग्रीकल्चरल इनकम, दूसरा कॉफी है, ग्रो करते हो, क्योर करते हो, बेचते हो, 75% एग्रीकल्चरल इनकम है। कॉफी वही है, उसे पीस देते हो। रूल 7 भी कहता है 1A 60% एग्रीकल्चर इनकम होगी, और अगर आप टी बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो टी को, तो 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ये आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी, इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है मेरे पास। अब ये कैसे आप निकालेंगे? आप मान के चलिए कि आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं रबर का, टी का, कॉफी का, और आप टोटल पीजीबीपी इनकम निकाल लीजिए। जब पीजीबीपी इनकम आ गई सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के लिए कि भैया आपने जो है इतना रेवेन्यू कमाया, इतना इस पे खर्चा करा, तो पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। उसके दो हिस्से कर लीजिए कि इसका एक पोर्शन जो है वो तो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए जो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है, दूसरा बिजनेस माना जाएगा कुछ पोर्शन जो कि टैक्सेबल होता है। और यहां पर एक ट्विस्ट ये डाल दिया कि जो पार्टनरशिप फर्म होगी, यदि पार्टनरशिप फर्म ये वाला काम कर रही है रबर, कॉफी, टी वाला, तो उस केस में जो है उनकी सैलरी जो माइनस हो सकती है बुक प्रॉफिट से, वो भी इतनी माइनस हो सकती है जितना कि एग्जेम्प्ट नहीं है। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट ही है ना, तो बिजनेस इनकम है उतना ही पोर्शन जो है उनकी सैलरी माइनस हो सकती है, रेम्यूनरेशन माइनस हो सकती है, जो पेपर में आपके नहीं आएगा, जो पेपर में आपके नहीं पूछा जाएगा। एक इसका रूल 7 और है जो कि आखिरी रूल है आपका एग्रीकल्चरल इनकम का, जिसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये रूल 7 कहता है भैया अगर कि ऊपर के प्रोडक्ट्स के अलावा अगर कुछ ऐसा है, इफ एनी एक्टिविटी हैज बोथ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस एक्टिविटी लाइक, मतलब मिक्सचर है कुछ, यहां तो खैर 4 एक्टिविटी का तो दे ही दिया कि इतना % एग्रीकल्चर, इतना बिजनेस, इसके अलावा कहीं पर कोई एक्टिविटी आप करते हो जिसमें एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों का मिक्सचर है, जैसे कि आप टमाटो बनाते हो, फैक्ट्री में डालते हो, उससे टमाटो केचप बनती बेचते हो, तो आप टमाटो नहीं बेच रहे, आप टमाटो उगाकर अपनी फैक्ट्री में जो है टमाटो केचप बनाकर बेच रहे हैं, तब आप क्या करेंगे मुझे बताइए? आप कितना पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, कितना बिजनेस इनकम मानेंगे? तो यहां पर बोल दिया कि जो टमाटो आपने बनाए वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, पर जो टोमेटो केचप बनाया वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो यहां पर आप मान लोगे, एज्यूम कर लोगे, जैसे कि हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बनाते थे और मैंने आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में करवाया था, कि मान लेंगे कि हमने अपने बिजनेस को ही कैपिटल एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पर बेच दिया है, ऐसे एज्यूम कर लेते थे। सिमिलरली ये जो आपका पीजीबी का चैप्टर है, इसमें अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हो और अपने ही बिजनेस में किसी दूसरे को नहीं बेचते, अपने ही बिजनेस में उसको नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज करते हो उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को, तो मान लेंगे कि आपने वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेयर मार्केट वैल्यू पर अपने बिजनेस को बेच दिया। मार्केट वैल्यू क्या है टमाटो की, और टमाटो उगाने के लिए खर्चा कितना लगा, आपने मार्केट वैल्यू पर अपने बिजनेस को बेच दिया, तो ये आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। कि मान लो मैंने 100 रुपए में टमाटर उगाए, उसकी मार्केट वैल्यू जो है बेचते, जो हम नॉर्मली बेचते हैं तो 150 में बिकता है, मैं अपनी फैक्ट्री में दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, मेरी फैक्ट्री, मेरा ही बिजनेस है उगाने का, टमाटो केचप बनाने का, पर मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि मैंने 100 रुपए वाली चीज अपने ही बिजनेस को 150 में दे दी है और 50 रुपए की मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, ऐसा एज्यूम करूंगा। बिजनेस को 150 में दे दिए तो बिजनेस के लिए वो कॉस्ट बन जाएगी, और अगर बिजनेस उससे ज्यादा पर टमाटो केचप बनाकर और कॉस्ट लगाकर बेचेगा तो वो उसकी बिजनेस इनकम आएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जहां पर ऐसा मिक्सचर होगा एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी का, आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं, और 4 जगहों पर तो दे ही दिया है कि ये परसेंटेज के हिसाब से ही बाइफरकेट होगा।
यहां तक की बात समझ में आ गई तो लास्ट, सबसे लास्ट पेज आपका आ रहा है, पीजीबीपी पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट टॉपिक कहता है दोस्तों कि वैसे तो हम एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाते हैं, पर गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, उन्होंने एक इनडायरेक्ट मेथड इजाद कर लिया जिससे कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर थोड़ा सा टैक्स लगा लेंगे इनडायरेक्ट तरीके से। क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए इनकम टैक्स भी चेंज नहीं किया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, फिर इनकम टैक्स में पावर आएगी कि हाँ एग्रीकल्चर इनकम पर हम टैक्स लगा लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है टैक्स, एक्ट मना करता है। कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट मना करते हैं तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? इनडायरेक्ट मेथड का इजाद करा जो सिर्फ इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर ही लगता है, कंपनियों पर नहीं लगता, लोकल अथॉरिटीज पर नहीं लगता, फर्म पर नहीं लगता है। वो कर सकते हैं, उन्हें इंकरेज कर रहे हैं, भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करो, कोई टैक्स नहीं है, पर इनके लिए है। और कैसा टैक्स है मैं बताऊं? टैक्स ऐसा है कि पहले आप एग्रीकल्चरल इनकम निकाल लीजिए। एग्रीकल्चरल इनकम में जब बोलता हूं तो जैसे बिजनेस आप करते हैं वैसे आप एग्रीकल्चर का बिजनेस ही कर रहे हैं। इतना रेवेन्यू आया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, इतना मेरा खर्चा लगा, तो ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम आई। खर्चों के बाद वही तो एग्जेम्प्ट होती है ना सर। इनकम का मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो होती एग्जेम्प्ट है, बट आप एक बार देख रहे हैं कि अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं होती और जो आपकी बाकी की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है जो वो नॉर्मली होती है वैसे ही होती, तो आपकी टोटल इनकम कितनी आती और उस पर टैक्स कितना बनता, ये आप एक बार लगाकर देख रहे हो। उसके बाद आप कहते हैं कि भाई देखो हमने एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम नॉर्मल मानकर हमने इस पर टैक्स लगा लिया, पर एग्रीकल्चरल इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता। तो एक काम करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक तो वैसे ही टैक्स नहीं है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड कर लेते हैं और उसके ऊपर की जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर जो टैक्स बनता है वो निकाल कर देखते हैं कितना बनता है। क्योंकि जब आप ऐड करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी है डिपेंडिंग ऑन द एज, 80 साल, 60 साल, उससे कम डिपेंड करता है, इंट्रोडक्शन में करवाया था आपको, तो उतना तो पहले ही एग्जेम्प्ट होगा, वहां तक तो टैक्स लगेगा नहीं। और उसके ऊपर पोर्शन पे जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। तो आपने अब एग्रीकल्चरल इनकम पर सिर्फ टैक्स लगा लिया, टैक्स निकाल लिया। तो यहां आपने कहा मैंने टोटल पर निकाला टैक्स, स्टेप 2 में सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर निकाला, उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड कर कर। तो जैसे ही टैक्स निकालोगे बेसिक तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स आ जाएगा। तो आप कहते हैं टोटल टैक्स में से जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स बनता है उसे तो मैं माइनस कर लेता हूं, माइनस कर लेती हूं, और बैलेंस टैक्स जो है गवर्नमेंट को देते हैं। यानी पहले टोटल पर टैक्स निकाल लिया, उसमें फिर एग्रीकल्चर इनकम पर जो बनता है वो आपने माइनस कर लिया। फर्क बस यही पड़ेगा कि जब आप टोटल पर निकालेंगे तो उससे आपकी स्लैब रेट इंक्रीज हो जाएगी, और हायर स्लैब रेट पर हो सकता है ज्यादा रेट पर टैक्स लगे, जैसे कि 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख पर क्या होता है 20%। तो स्लैब रेट बढ़ने से जो है हायर स्लैब रेट पर जो है टैक्स लगेगा। और जब आप नीचे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर कर टैक्स निकालेंगे तो वो हो सकता है कम स्लैब रेट पर कुछ पोर्शन आए, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को जो है डिफरेंशियल पोर्शन का टैक्स मिल जाएगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिंपल स्टेप फॉलो करना है। टोटल इनकम पर टैक्स लगाएंगे और एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पर टैक्स निकालेंगे, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कि बाकी गवर्नमेंट को कितना देना है इनकम टैक्स। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से सब ऐड कर सकते हैं और टैक्स पेबल आपके पास आ जाएगा। पर कंडीशन ये है कि आपको ये मेथड भी तब फॉलो करना पड़ेगा कि पहले इंडिविजुअल हफ एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, और साथ में इनकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा हो, और साथ में जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा हो। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर, तब जो है ये इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। अगर इंडिविजुअल हफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में नहीं है कोई भी, तो आपको जो है ये मेथड फॉलो नहीं करना। और अगर इंडिविजुअल है भी, एओपी बीओआई हफ है भी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है भी, पर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तो भी नहीं करना। अगर उसकी 5,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम है बट उसकी सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कुछ है ही नहीं, तो भी नहीं करना। समझ गए आप? जो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कर रहा है बेचारा, वो तो कितना भी पैसा कमा ले उसके लिए मेथड भी नहीं लगेगा। पर उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, वो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा, एग्रीकल्चरल इनकम भी है 5,000 से ज़्यादा,
और साथ में वो इंडिविजुअल हफ एओपी है, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो ये मेथड लगेगा इनडायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको कराया, जिसका एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 रुपये है, लॉटरी की जो इनकम है 70,000 है, एग्रीकल्चर इनकम 60,000 यानी 5,000 से तो ज़्यादा है, और अदर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2,10,000 है, यानी कि LTCG, लॉटरी और अदर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो सारा एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जितना हो गया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो 2.5 लाख से तो ज़्यादा पड़ ही रहा है। डिडक्शन जो है वो भी 20,000 रुपये की बताई है 80C से 80U में। आपको कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स, और मानकर चलिए इंडिविजुअल का डेटा गिवन है, तो भैया LTCG 80,000 है, बेसिक कॉन्सेप्ट में करवाया था, अदर सोर्सेज 70,000 है, लॉटरी इनकम है भले ही स्पेशल रेट पर लगता है, एग्रीकल्चर इनकम है 60,000 जो कि एग्जेम्प्ट होती है तो हम 0 ले रहे हैं, 2,10,000 जो है अदर सोर्सेज की इनकम है, टोटल कितना आ रहा है 3,60,000 आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है, डिडक्शन लेंगे 20,000 की डिडक्शन ले लेंगे, नॉर्मल रेट वाली जो इनकम है उससे ले लेंगे, तो ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। स्टेप 1 कहता है कि देखिए सिर्फ टैक्स निकालने के लिए बोल रहा है, वैसे तो टोटल इनकम में तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आई, वो एग्जेम्प्ट होती है, पर टैक्स निकालने का जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके लिए सिर्फ मैं देख रहा हूं कि एक बार टोटल इनकम में 60,000 ऐड करके मैं टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। अब कई स्टूडेंट्स ने पूछा टैक्स आया कैसे 37,000 का, मैंने कहा लो यार इतनी सिंपल सी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, ये जो 4 लाख है, 4 लाख छोड़िए, ये जो 2,10,000 हैं इसमें 20,000 माइनस हो गए थे, तो 1.9 लाख इसके बचे, राइट, इसमें 1.9 लाख बच गए। 60,000 अगर मैं एग्रीकल्चरल इनकम के इसमें और जोड़ दूं तो 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे, ये 2.5 लाख है 4 लाख में, बाकी जो 1.5 लाख हैं उसमें 80,000 LTCG है जिस पर लगता है, कितना लगता है 20%, तो कितना आएगा 16,000, और ये है आपकी 70,000 रुपये की लॉटरी इनकम जिस पे लगता है 30%, तो आएगा 21,000, 21,000 प्लस 16,000 आएगा 37,000 का टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम ऐड किया पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही वो कुछ निकला नहीं ना टैक्स, समझ गए आप, मैंने तो एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर निकाल लिया। अब मैं 2.5 लाख रुपए की जो मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें मैं एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर देख रहा हूँ और टैक्स निकाल कर देख रहा हूँ कि यदि सिर्फ मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होती तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती इतनी तो कितना मेरा टैक्स बनता, तो 3,10,000 पर करीब बनता मेरा टैक्स, बताइए 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख 10,000 60,000 का जो है 5% जो होता है वो होता है 3,000, तो 3,000 मेरा जो है टैक्स बनता अगर सिर्फ मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होती, तो 37,000 माइनस 3,000, भाई एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता नहीं तो एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स मैंने हटा दिया, तो 34,000 जो है वो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और जो रीबेट है वो आप यहाँ कर लेना, 12,500 रुपये तक की रीबेट मिलती है, तो रीबेट आप माइनस कर सकते हैं, रीबेट आप 12,500 की माइनस कर सकते हैं, ये अमेंड हो जाएगा आपका यहाँ पे नोट्स, और 12,500 माइनस कर जो बैलेंस बचेगा वो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो रीबेट आप यहाँ माइनस नहीं कर रहे, ना ही यहाँ माइनस कर रहे हैं, पहले आप सिर्फ इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, एक्सेसिव टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्प्ट होता है इसलिए, और इनडायरेक्ट मेथड से आप ऐसे निकालेंगे, उसमें आप रीबेट माइनस कर जो टैक्स आएगा उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे और फिर गवर्नमेंट को आप पेमेंट करेंगे। अगर कोई एडवांस टैक्स TDS वगैरह आपका कट चुका है तो वो आप माइनस भी कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो यही था सर आज का वीडियो। अभी फिलहाल मैं आपको करवाने वाला हूँ 1 या 2 क्वेश्चन और जो आपके स्टडी मटेरियल के हैं, ताकि आपका PGBP चैप्टर विथ एग्जामिशन में जो एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर है दोनों ही चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं। इलस्ट्रेशन 21 मेरे साथ आप पढ़िएगा, यहाँ लिखा हुआ है, और मेरे पास भी ओपन है, मिस विविता अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि ROR है, इंडियन और फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होगी, हैज़ डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशंस रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड estates ओन्ड बाय हर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर जो क्या लिखते हैं देखते हैं नीचे, पहला पॉइंट कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन दार्जिलिंग। समझने की कोशिश करिए ना, इसने रबर से कुछ निकाल कर बेचा है 3 लाख रुपए। तो जब रबर निकाल कर बेचा जाता है तो उसमें आपको बताया था
कि 65% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो ये क्या है, सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट्स। तो रबर प्लांट से निकलता है ये, तो जो रबर प्लांट से उत्पाद होता है उसे जो है बेचते हैं। 65% एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी 35% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो ऐसे आप दो हिस्से कर लेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता इसलिए उसको अलग करना ज़रूरी है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड इन यरकॉड तमिलनाडु। मुझे नहीं पता मैंने सही से प्रोनाउंस किया नहीं किया, पर 1 लाख रुपए में कॉफ़ी जो है इन्होंने बनाई है और उसमें जो है 75% एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अगर ये कॉफ़ी को पीस लेते तो उस केस में सिर्फ 60% ही जो है एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती। बस आपको जो है टेबल के हिसाब से, रूल के हिसाब से आपको बाइफरकेट करना है, जो हमने सीखा था। ये जो है इसने रोस्ट भी कर दी, ग्राउंड भी कर लिए। ग्राउंडेड की स्पेलिंग जो थी मैंने अपने नोट्स में आपको करेक्ट करने के लिए कहा था, तो ग्राउंडेड वर्ड यहाँ पर आ रहा है। और ये कोलंबो में करी है। कोलंबो इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर कमाते हैं तो वो आपकी पूरी बिजनेस इनकम ही मानी जाती है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। भाई शिमला की बात करते हैं यहाँ पे, और शिमला जो है उसमें इन्होंने टी बनाई है, तो 60% जो है वो इनकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और 40% जो है बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो आपको एक ही टेबल का याद करना है, एक ही साइड का याद करना है। देखो यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस तो फिर बिजनेस इनकम हो गई ना। अगर बिजनेस इनकम का याद रखोगे तो बैलेंस एग्रीकल्चर इनकम हो गई, एग्रीकल्चर इनकम का याद रखोगे बैलेंस जो है बिजनेस इनकम हो गई। इतना ही आपको याद करना है। तो क्योंकि जो टी है अगर वो ग्रो करी है तो उसमें 60% जो है एग्रीकल्चरल इनकम होती है। आगे आ रहा है सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोचिन, बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड। यहाँ पर जो लिख रखा है ये नर्सरी से इनकम आ रही है, और मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था कि नर्सरी से आने वाली जो इनकम होती है वो हमेशा ही एग्रीकल्चरल इनकम होती है, इसलिए पूरा 80,000 जो है आपका एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन में बात लिखी गई है। अब वहाँ पर प्लांट ग्रो करें, आप कुछ भी करें नर्सरी में, वहाँ से आने वाली जो इनकम होती है पूरी की पूरी जो होती है एग्रीकल्चर से जो आती है, उसकी जो एक्टिविटीज़ रहती है, सीडलिंग ग्रोन है, सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन है, तो ये सब नर्सरी की जो इनकम है ये पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10 था शायद, जो हमने नहीं किया था तो अभी कर लेंगे उसको। ये वाला टेंजिंग वाला लास्ट क्लास में करवा रहा था, आपको पूरा नहीं करवा पाया था क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जैसी चीज़ें इसमें आ रही थी। अब पढ़ते हैं, इनका एक कॉम्पोजिट बिजनेस है ऑफ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग कॉफ़ी एट कूर्ग कर्नाटका। होल ऑफ द कॉफ़ी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज क्यूर्ड। क्यूर्ड का मतलब वही होता है यार, साफ़ सफाई कर ली, उसको अलग कर लिया, छांट लिया। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर देखेंगे। WDV आ रहा है कार का 1 अप्रैल 19 का 3 लाख रुपए। WDV आ रहा है मशीन का 1 अप्रैल 19 का 15% रेट वाली मशीन है, 15 लाख रुपए। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी है 3,10,000। एक्सपेंडिचर फॉर क्यूरिंग कॉफ़ी है 3 लाख रुपीज़। सेल वैल्यू ऑफ क्यूर्ड कॉफ़ी है 22 लाख रुपीज़। यानी आपको सारा खर्चा और रेवेन्यू दे रखा है। Besides being used for agriculture operation, car is also used for personal purpose. Disallowance for personal use may be taken as 20%। तो 20% अलग कर दो, 80% अलग कर देंगे। किस में से करेंगे? कार का डेप्रिसिएशन में से करेंगे। पूरा डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, 20% पर्सनल यूज़ का उसको अलग हटा देंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस 50,000 है, तो वो भी 20-80% हो जाएगा। मशीन वर यूज्ड इन कॉफ़ी क्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, आपको जो है कंप्यूट करनी है उनकी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। शो द WDV ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2020। एक काम करते हैं, पहले एसेट का ही कर लेते हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन में तो एसेट ही गिवन है, तो कार से स्टार्ट करते हैं। 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख में से जो है हमने कार जो है एक मशीन होती है, 15% का डेप्रिसिएशन लगाया हमने, तो 15% निकल कर आया 45,000। 45,000 का 20% होता है 9,000 रुपये, तो 9,000 हमने यहाँ माइनस कर लिया, जिससे कि जितना डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए यूज़ किया है वो यहाँ पर आ गया। हालांकि बिजनेस हमारा एग्रीकल्चर इनकम का हो सकता है, वो अलग मुद्दा है, पर जो भी बिजनेस के लिए करा है वो आ गया। पर्सनल तो बिल्कुल ही हटा दिया। क्लोजिंग WDV आ गया। सिमिलरली जो मशीन है उसका ओपनिंग आ रहा है, 15% का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग WDV आ जाएगा। सेल वैल्यू कुछ है नहीं, मशीन को सेल थोड़ी ना की है, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब आपको PGBP इनकम निकालनी है, वो बहुत सिंपल है।
सेल वैल्यू जो है कॉफ़ी की वो दे रखी है 22 लाख रुपीज़, क्वेश्चन से उतार लिया, और इसका काम कॉफ़ी का ही है, तो 22 लाख रुपए में से आप खर्चे माइनस करेंगे। खर्चे भी क्वेश्चन में गिवन है, ग्रो करने के 3,10,000, और साथ में जो है 3 लाख रुपए जो है एक्सपेंडिचर फॉर क्यूरिंग कॉफ़ी 3 लाख रुपए, तो ये आपने जो है एक्सपेंस माइनस कर दिए। कार एक्सपेंस भी आपका एडिशनली हुआ है 50,000 रुपये का, बट 20% कार जो है वो आप पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, तो 80% का ही कार एक्सपेंस बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है, वो खर्चा आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करा, वो आपने यहाँ माइनस कर दिया है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन आपने मशीन का माइनस कर दिया है, और ये आपका जो है कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है। कुछ भी नहीं करा आपने, जैसे बिजनेस की इनकम निकालते हैं, आपने बस समझ लो कि ये कॉफ़ी का बिजनेस कर रहे हैं बनाने का, आपने उसकी इनकम निकाल ली है। अब जब एक बार इनकम आ गई है तो उसके आप दो टुकड़े कर देंगे, क्योंकि जो कॉफ़ी बिजनेस होता है उसमें 75% इनकम जो होती है, 75% इनकम, अगर आप कॉफ़ी ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, तो 75% इनकम जो है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। ठीक है ना सर, तो 75% को एग्रीकल्चरल इनकम मान लिया, और बाकी जो है उसे आपने नॉर्मल इनकम मान लिया है। ऐसे ही कैलकुलेट करना था, और आप देख सकते हैं कि भले ही मशीन जो है इन्होंने पर्सनल के लिए यूज़ करी है, जैसे भी यूज़ करी है, नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटी मानकर ही आपको पहले पीजीपी इनकम निकालनी होती है, और उसके बाद फिर आप जो हैं बाइफरगेट कर सकते हैं, यदि रूल में रेशियो गिवन है कि कितना एग्रीकल्चर है, कितना बिजनेस के लिए होगा। लेटेस्ट रिकैपिटुलेट आपको प्रैक्टिस करना है ही नहीं कुछ, उसमें 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, जो कि हमने सारे कवर कर लिए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं जो आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे, और करीब 86 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा, जो आपको देना पड़ेगा, रिवाइज करने के बाद क्लियर करना पड़ेगा, और रिजल्ट भी आप मुझे शेयर करेंगे। 80% का टारगेट है भाई पीजीपी में, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। टेस्ट जो है 1 घंटे चलेगा, और आपको वो एमसीक्यू सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नया ही चैप्टर स्टार्ट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसे हम कंप्लीट कर आपके चारों हेड कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीपी एंड अदर सोर्सेज, चारों हेड आपके कवर हो जाएंगे। और उसके बाद जो है छोटे छोटे आपको 4-5 चैप्टर करवाएंगे, जिसके बाद आपका ऑलमोस्ट इनकम टैक्स तो कंप्लीट हो जाएगा, सैलरी को छोड़कर। सैलरी को मैं काउंट ही नहीं करता आपके सिलेबस में, क्योंकि 5 नंबर के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं काउंट नहीं करता उसे। वो एंड में करेंगे, कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है, बाकी सब तो कर लो अच्छे से। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।